हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर आप अपने जूनियर सुपर टेट स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट पेपर फॉर सुपर टेट जूनियर 6 लेकर आया हूं। अब तक मैं 5 वीडियोस दे चुका हूं और अगर आपने अब तक मेरे इन वीडियोस को ना देखा हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं आपके लिए और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जैसे मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो ये आप ऐसा मान के चलिए कि आपका रिवीजन वर्क है और इस टेस्ट पेपर से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जिसको कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं मिला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम बटलर ईट्स और जेम्स जोयक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जेम्स जोयक साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। In fiction, the author's overall main idea or most important message is called the plot, conflict, setting या theme। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि थीम। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने शेक्सपियर के सभी प्लेस के सोर्सेज आपको लिखाए थे। तो शेक्सपियर के मोस्टली जो प्लेस हैं, अधिकतर जो प्लेस हैं, वो एक निश्चित वर्क से उन्होंने सोर्स प्राप्त किया है और वो है हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स। कहाँ से? हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी जो है वह चरित्र जो है वो किस राइटर की सोनेट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शेक्सपियर की सोनेट में हमें डार्क लेडी का जो है वो अपीयर दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंगे एंड कॉन्डेल। सबसे पहले तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। किस वर्ष में शेक्सपियर साहब का पहला फोलियो पब्लिश हुआ था प्लेस का? तो 1623 में। किसने पब्लिश कराया था? तो उनके मित्र थे हेमिंगे और कॉन्डेल, उन्होंने पब्लिश कराया था। अब आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें बना कि कौन सा प्ले उस पहले फोलियो में शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पेरिकल्स। कौन सा नहीं था? ए, पेरिकल्स। 6 नंबर क्वेश्चन, द एपिक इज यूजली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स। एपिक जो होता है वो प्रायः कितनी बुक्स में डिवाइड होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 12 बुक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट मेटाफिक्शन। किस राइटर का वर्क है मेटाफिक्शन? रोनाल्ड बार्थेस, डेरिडा, पैट्रिसिया वॉग या स्पाइवैक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पैट्रिया वॉग। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड पिकेरेस्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। पिकेरेस्क्यू शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? पिकेरेस्क्यू नॉवेल होता है, आपको पता है, आवारा उपन्यास जिसको हम कहते हैं। तो ये शब्द किस भाषा का है? तो पिकेरेस्क्यू शब्द जो है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश वर्ड पिकेरो से लिया गया है। ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, द फिगर ऑफ स्पीच इज। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। मर्मरस साउंड होती है काई की? फ्लाइज की। तो जब साउंड जो है उसका वर्णन हो तो हम सब जानते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो ओनोमेटोपोई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10, बीट राइटर्स पूछा गया है। बीट राइटर्स जो थे वो किस वर्ष में सक्रिय थे? ग्रुप था बीट राइटर्स का। तो भैया ये थे 1950 के दशक में। कब? 1950 के दशक में। तो रोट इन द 1950s। बीट राइटर्स जो थे उन्होंने अपनी लेखनी 1950 के दशक में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल जो है ये किस चीज़ को रेफर करता है? ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोइट, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट, ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो एक ग्रुप था अर्ली 20th सेंचुरी में क्रिटिक्स का, ठीक है, आलोचकों का। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है। डायर्ज मीन्स, ठीक, DIRGE, डायर्ज मीन्स क्या होता है? तो भैया डायर्ज का मतलब होता है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीव,
यानी कि दुख का गीत, सैड सॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं, फ्यूनरल हाइम भी कहा जाता है इसको। तो दैट्स का मतलब इस सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। क्वेश्चन नंबर 13, एन एपिक एज, एक एपिक है, क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमिक होता है, एलेजिक होता है। तो एपिक भैया ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो इज, इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? लाइन सुन लीजिए, प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो, सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मेटाफर। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सैटायर इज, सैटायर का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू मॉन्ट, टू एरोस्पिटी, टू प्रेज, टू रिडिकल, फॉली और वाइस। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टू रिडिकल, फॉली और वाइस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया? एक फिगर ऑफ स्पीच की ये डेफिनेशन है, आपको उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताना है। द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। भैया ये हम सब ने पढ़ी है, सबको पता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच जो होती है उसकी डेफिनेशन है ये। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इनफॉर्मल एसेज आल्सो नोन एज, इनफॉर्मल एसेज का दूसरा नाम क्या होता है? फनी ऐसे, स्कॉलरली ऐसे, फैमिलियर ऐसे, इम्पर्सनल ऐसे। तो इनफॉर्मल ऐसे जो होते हैं वो आपके फैमिलियर ऐसे होते हैं। इसका दूसरा नाम इनफॉर्मल ऐसे का क्या होता है? फैमिलियर ऐसे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ, रेगुलर ओड जो होती है उसको क्लोज इमिटेशन किस ओड की होती है? वो क्लोज इमिटेशन पैट्रच, शैली, टाटा या पिंडर। तो भैया जो पिंडेरिक ओड होती है उसकी क्लोज इमिटेशन आप कह सकते हैं रेगुलर ओड को। तो इसका राइट आंसर है पिंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पन एज, पन क्या है? अपोजिट वर्ड, प्ले ऑन वर्ड्स, ए फनी वर्ड या आइडेंटिकल वर्ड्स। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पन का मीन्स होता है ए प्ले ऑन वर्ड्स। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिकल ट्रेजेडी वाज फॉर्म ऑफ, क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो काय की फॉर्म है? ड्रामा की, नॉवेल की, प्रोज की, पोइट्री की। तो भैया क्लासिकल ट्रेजेडी यानी कि ड्रामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्लोग एज, एन एक्लोग एज, एक्लोग क्या होता है साहब? ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पेस्टोरल पोएम, ए शॉर्ट डायलॉग। तो भैया एक्लोग जो होती है वो एक पेस्टोरल पोएम यानी कि देहाती कविता को एक्लोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22, ए लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज, एक बड़ी पोएम जिसमें एक लीडर की कहानी कही जाती है और वह लीडर जो है वो होल कम्युनिटी का लीडर होता है और इसको नैरेटिव फॉर्म और लॉफ्टी स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये डेफिनेशन है भैया एपिक की, काय की? एपिक की। तो एन एपिक, ठीक। 23, हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोइट, पहला इंग्लिश पोइट कौन है? चौसर, कैडमन, पैट्रच या पिंडर। तो भैया पहले इंग्लिश पोइट हैं आपके कैडमन, ठीक। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर कहे जाते हैं, लेकिन पहले इंग्लिश पोइट हैं आपके कैडमन साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जनक किसको कहा जाता है? तो भैया लिंडले मरी। किसको कहा जाता है? लिंडले मरे साहब जो हैं वह फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहे जाते हैं। 25, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी का जनक किसको कहा जाता है? शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन, नन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बेन जॉनसन साहब को फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कहा जाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म ऐसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट ऐसे, विच मीन्स, ऐसे टर्म जो है वह फ्रेंच भाषा के ऐसे ही शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, तो भैया अर्थ होता है टू ट्राई। क्या अर्थ होता है? टू ट्राई यानी कि प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, हेमिंगवे साहब का ऐसा कौन सा वर्क है जिसको बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, तो भैया उस वर्क का नाम है द सन ऑल्सो राइजेज। कौन सा वर्क है भाई? द सन ऑल्सो राइजेज। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलिट्जर प्राइज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को कुल मिलाकर कितने बार पुलिट्जर प्राइज मिला अपनी लाइफ में? तो आंसर होगा डी, 4 टाइम्स, 4 बार पुलिट्जर प्राइज जीता है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज बॉयज एम्बिशन, विलियम फॉकनर साहब की उस बुक का नाम बताना है जो कि ए बॉयज एम्बिशन के नाम से भी जानी जाती है। तो राइट आंसर है एप्सलॉन, एप्सलॉन।
क्या नाम ना राइट आंसर है एप्सलॉन एप्सलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए लिरिक, यह लिरिक किसका है? आई हियर अमेरिका सिंगिंग, तो भैया ये मतलब सॉरी इज ए लिरिक, कैसा लिरिक है ये, किसका है नहीं बल्कि कैसा लिरिक है ये, तो भैया पैट्रियोटिक लिरिक है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कमला दास जी की कविताओं को अगर बेस्ट डिस्क्राइब किया जाए तो कैसा कह सकते हैं, उनकी पोइट्री कैसी है? सोशल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है या कन्फेशनल है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है कन्फेशनल है। आर के नारायण रोट, आर के नारायण ने कुल अपने जीवन में कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो आंसर है आपका 15 नॉवेल्स, 15 नॉवेल्स लिखे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाई, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किस कवि की पोएम है? आंसर आपको पता है, ऑप्शन बी निसिम एज़किल साहब की पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, बार्बर्स ट्रेड यूनियन के लेखक का नाम आपको बताना है। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, कमला दास, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन 36, गीतांजलि इन इंग्लिश पब्लिश्ड इन, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण पब्लिश हुआ किस वर्ष? 1911, 1912, 1913, 1914, तो आंसर आपका बी राइट है 1912। द ऑथर ऑफ द नाइटिंगेल सेज, नाइटिंगेल से एक बहुत खूबसूरत पोएम है, आपको बताना है किस राइटर की पोएम है ये। तो नाइटिंगेल पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। नाइटिंगेल्स पोएम किसकी है? सॉरी रॉबर्ट ब्रिजेस की पोएम है, गलत बोल गया, रॉबर्ट ब्रिजेस की पोएम है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी इज ए और एन, एक वर्क है जॉन गाल्सवर्दी साहब का, द लिटिल मैन, क्या है ये? पोएम है, नॉवेल है, प्ले है, वन एक्ट प्ले है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द लिटिल मैन एक प्ले है। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. इलियट एज आर्टिस्टिक फेलियर, इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जिसको कि टी.एस. इलियट साहब ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नल्ड एज ए पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई, मैथ्यू आर्नल्ड साहब की बात करें तो एक पोइट के रूप में वह सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट, टेनिसन साहब की कौन सी पोएम ऐसी है जो कि उनकी फेवरेट थी? मॉट, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम या यूलिसस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मॉट पोएम जो है वह टेनिसन साहब की फेवरेट पोएम थी, उनके द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स, किस राइटर का वर्क है पिकविक पेपर नॉवेल? थॉमस हार्डी, मुल्कराज आनंद, चार्ल्स डिकेंस या नन, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है चार्ल्स डिकेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सॉरी हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज, मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज नॉवेल के मुख्य पात्र का नाम आपको बताना है। ये नॉवेल थॉमस हार्डी साहब का है और इसके प्रोटैगोनिस्ट का नाम है माइकल हेंचर्ड। क्या नाम है साहब? माइकल हेंचर्ड। 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाई शैली, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो शैली साहब का नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा? डी क्विंसी, कॉलेज, शैली या मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मैथ्यू आर्नल्ड। 46, इन विच मैगजीन डिड लैम्प्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर, आपको उस मैगजीन का नाम बताना है जिसमें कि पहली बार चार्ल्स लैम्प के एसेज जो थे वो आए थे, पब्लिश हुए थे, तो आंसर है लंदन मैगजीन। कौन सी मैगजीन? लंदन मैगजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज पोइट्री, शैली साहब अपने जीवन में कहाँ पर जाकर सेटल हो गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी बेस्ट पोइम्स लिखी हैं? तो भैया राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पीसा। क्या राइट आंसर है? पीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, लिसिडस वर्क जो है वह किसकी याद में लिखा गया है? क्रिस्टोफर मिल्टन, एडवर्ड किंग, आर्थर हच क्लर्क या आर्थर हेलम। तो भैया जो वर्क है आपका लिसिडस, ये पहले तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये वर्क है किसका, लिसिडस बस वर्क किसका है, ठीक? तो लिसिडस वर्क जॉन मिल्टन का है। अब आपको ये बताना है कि ये किसकी मेमोरी में लिखा गया है, तो ये किसकी मेमोरी में लिखा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए 49, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट,
ओथेलो जो कहानी है, जो प्ले है, वह किस कंट्री में सेट है, यानी किस कंट्री की कहानी दिखाई गई है? तो ऑप्शन ए आपका राइट है, वेनिस की कहानी दिखाई गई है ओथेलो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाई शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले ऐसा है जो कि शेक्सपियर साहब का नहीं है? तो देखिए, मच एडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर साहब का है, ए मिड समर नाइट ड्रीम शेक्सपियर का है, किंग हेनरी IV शेक्सपियर का है, एडवर्ड सेकंड क्रिस्टोफर मार्लोव का है। तो ये वर्क जो है वो शेक्सपियर साहब का नहीं है। क्वेश्चन 51, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा शब्द का एंटोनिम आपको बताना है साहब। तो स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? कलंक। अब आप कलंक को अगर अपोजिट बताएं तो कलंक का अपोजिट होगा प्रतिष्ठित, नेचुरल सी बात है। तो डिस्टिंक्शन, इसमें एक वर्ड आया है डिस्टिंक्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल इज, इनक्रेडिबल शब्द का सिनोनिम बताना है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अविश्वसनीय निकल रहा है? तो भैया इनक्रेडिबल का जो सही सटीक आपका वर्ड निकलेगा वो है अनबिलीवेबल। कौन सा निकलेगा? अनबिलीवेबल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एलिगेंट इज, एलिगेंट शब्द का सिनोनिम आपको बताना है। जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल या नन? तो भैया एलिगेंट जो है उसका जो वर्ग होगा, ठीक, वो होगा आपका ग्रेसफुल। क्या वर्ग होगा, क्या ऑप्शन होगा? सी, ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन शब्द लिखे हुए हैं यहाँ, उसकी सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो जहाँ तक मुझे पता है ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 54 का। 55 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें डिलेमा शब्द का सही आपको स्पेलिंग बतानी है। तो डिलेमा की सही स्पेलिंग होती है DILEMMA, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। वैक्यूम शब्द का सही स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। तो वैक्यूम में सब प्राय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं VACCUM, लेकिन सही स्पेलिंग है VACWM। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 57, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रुथ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो लेकिन एक प्रकार का सत्य उजागर करे, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगेमी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑटोनॉमी। 59, आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो। ये सेंटेंस में सही वर्ब क्या होगी? आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो। एगो यानी कि पास्ट में, और पास्ट के लिए यहाँ सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि बास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, ऑल द पपल्स आर डैश टू द बीच। आर लगा हुआ है, तो आर लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑल द पपल्स आर गोइंग टू द बीच। चलिए नेक्स्ट, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। इसमें आपको सही प्रोपोजिशन बताना है। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, ब्रिज के ऊपर से तो नहीं बहेगी, ब्रिज के नीचे ही से तो बहेगी। तो नीचे से बहेगी तो क्या हुआ? अंडर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 62, विल यू बी हियर डैश द वीकेंड। इसमें आपको प्रोपोजिशन सही बताना है। विल यू बी हियर डैश द वीकेंड, इन, ऑन, अबाउट और एट। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, एट द वीकेंड। चलिए नेक्स्ट, इडियम रैप ऑन द कुनकल्स मीन्स। एक इडियम आपके लिए दे दिया गया, रैप ऑन द कुनकल्स। इसका अर्थ आपको बताना है। तो रैप ऑन द कुनकल्स जो है इसका सही मीन्स होता है सीवर क्रिटिसिज्म। किसका? सीवर क्रिटिसिज्म, यानी कि अत्यधिक आलोचना। ठीक। नेक्स्ट, इडियम टू मीट वंस वाटरलू मीन्स। आपको एक इडियम का अर्थ बताना है। टू मीट वंस वाटरलू, इसका अर्थ क्या होता है? तो मीट वंस वाटरलू, वाटरलू स्थान है जहां युद्ध हुआ था, और वहां कौन हारा था उस युद्ध में? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हारना। टू मीट वंस फाइनल डिफीट। ठीक, टू मीट वंस फाइनल डिफीट आपका होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका होगा, ही वॉज सीन
ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 66। चेंज इन पैसिव वॉइस, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका सही सेंटेंस है इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टैंड बाई यू, सॉरी इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड बाई यू, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आप, क्वेश्चन नंबर 67। इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट। जब इस सेंटेंस को जो लिखा है आई नेवर ईट फिश ही एक्सप्लेन्ड, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सही वर्ब ईट जो है उसकी जगह सही वर्ब क्या होगी, एट, ईट्स, हैव ईटन या नो चेंज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68। ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, दे कीप इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है। अब देखिए इसमें ऑल्दो भी आया है, ठीक, कॉमा लगा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग क्या दे रखी हैं, क्लोज दे रखी हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज। नेक्स्ट, विटनेस ऑब्जर्वर, ऑन लुकर को क्या कहेंगे, विटनेस को ऑब्जर्वर कहा जाएगा, तो ऑन लुकर यानी देखने वाले को स्पेक्टेटर। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज, कॉन्स्टेबल शब्द का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, तो कॉन्स्टेबल शब्द का कलेक्टिव नाउन जो होता है भैया वो होगा आपका पॉस, POSSE, POSSE कॉन्स्टेबल का कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो देखो नाइदर राम नॉर श्याम हैज डन इट, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, वर्ब सिंगुलर में आती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 72 इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स इज एक वाक्य है, एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, इसमें एथलेटिक्स शब्द क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, तो भैया इस सेंटेंस में एथलेटिक्स शब्द जो है वो एक बेटा नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। शी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। शी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली, आपको इसमें सैंग और डांस्ड की वर्ब जो हैं इनको इनके नेचर को बताना, ये कैसी वर्ब हैं, वर्ब हैं, ट्रांसटिव है, इंट्रांसटिव हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है, रेगुलर वर्ब हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इंट्रांसटिव वर्ब्स हैं भैया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इन द रूम या ही एंटर्ड टू द रूम, तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ही एंटर्ड द रूम। ठीक, ही वह कमरे में घुसा, ही एंटर्ड द रूम। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है आपका। फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, सेंटेंस लिखा है फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM, इसमें अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है उसको बताना है क्या है, विल नॉट बी रिसीव्ड, इसको क्या कहेंगे, पैसिव सेंटेंस है ये, मॉडल पैसिव है, फ्रेजल वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो विल नॉट बी रिसीव्ड, तो भैया ये आपका मॉडल पैसिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मॉडल पैसिव। तो ये 75 क्वेश्चन मैंने आपको आज टेस्ट पेपर 6 में दिए। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और मैं जितना 17 तक जो भी आपके लिए अधिक से अधिक कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करिए और अगर कोई समस्या आ रही है तो भी बताइए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।